हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम विटा में। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक है हमारा भारत के राष्ट्रीय प्रतीक या फिर राष्ट्रीय चिन्ह। अब यहां पर देखिए, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय चिन्ह, इनको तो हम देखेंगे, लेकिन इनके साथ साथ में हम देखेंगे कि जो इन सभी के से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते होंगे, उन सभी को देखेंगे। यानी जानकारी आपको इसके अलावा बहुत सारी मिलने वाली है इस वीडियो में, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। तो यहां पर आइए हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो को और पढ़ते हैं कि इस टॉपिक में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में या फिर राष्ट्रीय चिन्ह में, वो है हमारा राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है, यहां पर आप तस्वीर में देख सकते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को तो आपने देखा ही होगा, उसको आप पहचानते भी होंगे। यहां पर आपके सामने है, आपने 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी के इवेंट में पार्टिसिपेट किया होगा, वहां पर आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, इस तरीके से झंडे को फहराते हैं। अब यहां पर देखिए, तो इस झंडे से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है जिसको कि तिरंगा कहा जाता है, इससे जो जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने एक्सेप्ट किया था या फिर अंगीकृत किया था। यानी अगर आपसे सवाल पूछता है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे को कब स्वीकार किया गया था, तो तारीख होगी 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा। अब इसके बाद भारत का जो झंडा है, जो तिरंगा है, इसके जो साइज शेप है उससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट हैं। जैसे कि यहां पर इसका जो साइज होता है ये 3:2 होता है, 3:2 होता है। यानी कि 2 इस तरफ से और 3 इस तरफ से, इस अनुपात में इसकी साइज होता है, इसका शेप होता है, इसका साइज होता है। और इसमें 3 रंग होते हैं जो कि आप देख सकते हैं, आप जानते भी हैं, केसरिया, सफेद और हरा। 3 रंग होते हैं जिनकी की पट्टे की चौड़ाई जो होती है वो बराबर होती है, और बीच में 24 तीलियों वाला एक गहरे नीले रंग का एक चक्र होता है। यानी कि ये जो चक्र आप बीच में देख रहे हैं, ये गहरा नीला रंग का होता है और इसमें 24 तीलियां होती हैं। अब ये जो हमारा चक्र है, ये अशोक स्तंभ से लिया गया है, और अशोक स्तंभ के बारे में अगले हम स्लाइड में देखेंगे, तो उसमें यहां पर 24 तीलियों वाली चीजों की, इस चक्र के बारे में बता दूंगा। अब यहां पर कुछ और चीजें हैं, जैसे हमारा जो झंडा है, इसमें जो केसरिया रंग है, ये बताता है त्याग और बलिदान को, यानी त्याग और बलिदान को ये दिखाता है। सफेद रंग शांति, सत्य और पवित्रता को दिखाता है। हरा रंग हरियाली और समृद्धि को दिखाता है। तो ये 3 रंग जो हमारे झंडे में हैं, ये 3 रंग 3 चीजों को दिखाते हैं, जो कि यहां पर आपके सामने है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। एक और चीज जुड़ा हुआ है हमारे भारत के झंडे के साथ, वो ये है कि हमारे भारत के झंडे को डिजाइन या फिर तैयार किया गया था पिंगाली वेंकैया के द्वारा। यह भी क्वेश्चन आता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा जो हमारे भारत का प्रतीक है या फिर चिन्ह है, और यह है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह या फिर जिसको कि नेशनल एम्ब्लेम भी कहा जाता है। अब ये जो राष्ट्रीय चिन्ह है आपको सब जगह देखने को मिलता होगा, जहां पर ये आप मूर्ति देखते हैं और यहां पर सत्यमेव जयते इसके नीचे लिखा हुआ होता है। अब ये जो यह है, ये आपको भारत सरकार का मुहर होता है, या फिर भारत सरकार के बहुत सारे डॉक्यूमेंट वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर आपने कभी कोर्ट वगैरह देखा होगा तो वहां पर भी ऐसा आपको देखने को मिलता है। अब देखिए, ये जो है, इसको लिया कहां से गया है, तो इसको लिया गया है सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है, वहां से इसको लिया गया है। अब इसको देखें तो इसका शेप एक तरीके से है कि इसमें 4 शेर हैं, 4 शेर। और शेर ऐसा नहीं कि पूरा शरीर दिख रहा है, शेर के आगे वाला हिस्सा दिखता है, और एक शेर यहां पर आप जैसे कि इसमें 3 आपको दिख रहे हैं, एक सामने है, एक बाईं ओर है, एक दाईं ओर है, और एक बिल्कुल इसके पीछे है। तो यानी अगर आप देखिएगा तो चारों ओर क्या है, ये शेर आपको इस मूर्ति में देखने को मिलते हैं। और ये कहां से लिया गया है, सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। और यहां पर क्या है, शेर क्यों हमारे एक तरीके से पूरे सिस्टम में या फिर हमारे सरकार द्वारा इसको माना गया, क्योंकि शेर एक तरीके से साहस और निर्भीकता का प्रतीक थे, यानी निडरता का प्रतीक होता है। और यहां पर ये जो चीज है, इस मूर्ति को देखिएगा तो केवल यहां पर शेर नहीं है, बल्कि इसके नीचे ये भी आपको देखने को मिलता है, जो ये आप गोल सा देख रहे हैं, गोल सा पट्टा है, इसमें बीच में आपको यहां पर क्या देखने को मिलता है, चक्र देखने को मिलता है, धर्म चक्र जिसको कि कहा जाता है। और ये जो धर्म चक्र है, इसमें 24 तीलियां हैं, और हमारे भारत का जो झंडा है उसमें जो चक्र है वो यहीं से लिया गया है। और इस चक्र को देखें तो यहां पर जो हमारा ये पूरा मूर्ति है, इसको हमारे सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। अब यहां पर देखिए तो चक्र जो है उसके दाईं ओर एक सांड
जो कृषि को डिनोट करता है, कृषि को दिखाता है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को। यानी जब हमारा देश आजाद हुआ था तब हमारा देश में सबसे प्रधान काम क्या था, वो था कृषि। तो कृषि को दिखाता है। जैसे यहां पर आप देखिए तो यहां पर ये जो है ये सांड है इस तरफ, और इसके साथ ही दूसरी तरफ क्या है, बाईं तरफ क्या है, घोड़ा है। यहां पर घोड़ा है तो ये क्या दिखाता है, अदम्य शक्ति, परिश्रम और गतिशीलता का प्रतीक होता है घोड़ा। अब यहां पर देखिए फलक के नीचे, यानी ये जो हमारा मूर्ति है इसके नीचे एक वाक्य लिखा गया है, एक शब्द लिखा गया है, सत्यमेव जयते। अब ये जो सत्यमेव जयते है ये इस मूर्ति के साथ नहीं है, लेकिन इसको अलग से जब हमारा भारत सरकार ने ये पूरा इसको राष्ट्रीय प्रतीक या फिर नेशनल एम्ब्लेम के रूप में स्वीकार किया, तो इस मूर्ति के साथ सत्यमेव जयते को भी साथ में लिखा, और हर जगह जहां भी ये यूज किया जाता है उसके साथ में नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ होता है। अब देखिए ये सत्यमेव जयते कहां से आया, तो ये सत्यमेव जयते आया है मुंडको उपनिषद से। वहां पर सूत्र वाक्य है सत्यमेव जयते, उसको देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। देवनागरी लिपि में इस तरीके से लिखकर हमारा जो नेशनल एम्ब्लेम है इन दोनों को जोड़कर बनाया जाता है। इसके बाद अगर हम आगे करते हैं तो आगे हमारे सामने आ जाता है अगला, जो कि हमारा देश का राष्ट्रीय गान, राष्ट्रगान। राष्ट्रगान तो आप जानते ही होंगे, आपने गाया होगा, स्कूल में पढ़ते होंगे, या फिर 15 अगस्त 26 जनवरी आपने राष्ट्रगान बहुत बार सुना होगा। तो राष्ट्रगान क्या है आपको पता है, जन गण मन अधिनायक इस तरीके से है। इसका जो गाने का टाइमिंग होता है ये 52 सेकंड का होता है, यानी 52 सेकंड में इसको गाना होता है। और जब अगर जल्दी से गाना होता है, फास्ट गाना होता है, तो इसको 20 सेकंड में हम गाकर खत्म करते हैं। अब यहाँ पर राष्ट्रगान आप देख सकते हैं, इसको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पता है कि राष्ट्रगान क्या होता है और आपको याद भी होगा। अब देखिए ये राष्ट्रगान जो है इसको लिखा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, और इसको मूलतः लिखा गया था किस भाषा में, बांग्ला भाषा में। अब यहां पर ये जो बांग्ला भाषा है, ये जो जनगण मन पूरा है हमारा राष्ट्रगान, इसको लिखा गया था गीतांजलि बुक में, यानी जो उन्होंने गीतांजलि लिखी थी उसमें ये चीज लिखा हुआ है। और इसका जो हिंदी संस्करण किया गया, यानी जो बांग्ला बनाया गया था उससे फिर हिंदी में इसको ट्रांसलेट किया गया, तो हिंदी संस्करण, हिंदी वर्जन जो था उसको संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को। यह डेट याद रखिएगा, यह सवाल पूछता है, 24 जनवरी 1950 को। और इसको पहली बार गाया कब गया था, इसको पहली बार गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को, जहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 26वां अधिवेशन हो रहा था कलकत्ता में, वहां पर इसको पहली बार गाया गया था। तो ये सारे जो चीजें हैं, इन सारे चीजों से सवाल बनते हैं। लिखा किसने, रविन्द्रनाथ टैगोर। किस किताब में, गीतांजलि में। कब स्वीकार किया गया सरकार के द्वारा, 24 जनवरी 1950 को। और इसको पहली बार गाया कब गया था, 27 दिसंबर 1911। कांग्रेस का कितना अधिवेशन था, 26वां अधिवेशन था। 26वां अधिवेशन कहां हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। राष्ट्रगान को गाने का कितना समय होता है, 52 सेकेंड। अगर जल्दी से गाना है, फास्ट गाना है, टाइम नहीं है, तो कितने सेकेंड, 20 सेकेंड। 20 सेकेंड में इसको गा देना है। तो यहां पर खत्म हो गया क्या, हमारा राष्ट्रगान खत्म हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाता है हमारा देश का राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत यानी कि जो हमारा वंदे मातरम है उसकी बात यहां पर की जा रही है, नेशनल सॉन्ग हमारे देश का। अब देखिए जो वंदे मातरम है इसकी रचना हुई थी 1876 में। अब ऐसा नहीं कि 1876 में इस वंदे मातरम की रचना की गई थी, बल्कि बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे उन्होंने संस्कृत में एक लिखा था कहानी, मेरा मतलब है एक उपन्यास लिखा था, आनंद मठ उपन्यास लिखा था। उसी में यह वंदे मातरम जो गीत है उसी में था, और वहीं से इसको स्वीकार किया गया है। और ये जो किताब लिखी गई थी आनंद मठ, ये संस्कृत में लिखी गई थी, यानी कि जो हमारा वंदे मातरम है इसको संस्कृत में लिखा गया था। और यहां पर जब स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था उस समय में जो आम लोग थे, आम लोगों के प्रेरणा का स्रोत यही हुआ करता था वंदे मातरम, यानी कि उस समय में पॉपुलर बहुत ज्यादा था। और लोग जब भी एक तरीके से आंदोलन करते थे या फिर किसी भी तरीके से अपनी देशभक्ति दिखाना चाहते थे तो वो इस वंदे मातरम का इस्तेमाल करते थे। और इसको अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। इसको पहली बार गाया गया था 1896 में कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में, जो कि हुआ था कलकत्ता में। और इसको लिया गया है आनंद मठ उपन्यास से। तो फिर से एक बार रिवाइज में कर देता हूं, वंदे मातरम जो है ये इसको लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी कई जगहों पर लिखा हुआ होता है। और इसको लिखा गया था संस्कृत में। और ये किस किताब से लिया गया है, तो आनंद मठ से लिया गया है। इसको स्वीकार कब किया गया था, 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। 1896 में
1896 में पहली बार इसको गाया गया था कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में कलकत्ता में, जो कि हुआ था। और यहां पर एक बात ध्यान रखिए कि ये जो हमारा गीत है राष्ट्रगीत, ये इसको जनगण मन यानी कि हमारे जो राष्ट्रगान है उसके बराबर का दर्जा प्राप्त है, यानी बराबर का लेवल यानी कि बराबर का सम्मान प्राप्त है। किसके बराबर? जनगण मन के बराबर, यानी राष्ट्रगान के बराबर। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो यहां पर है हमारा राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग यानी कि हमारा जो भारत सरकार है वो जिस कैलेंडर को फॉलो करती है उसकी बात यहां पर हो रही है, राष्ट्रीय पंचांग, नेशनल कैलेंडर। अब देखिए यहां पर जो पूरी दुनिया में जो कैलेंडर यूज होता है यानी जनवरी फरवरी मार्च वाला, वो जो कैलेंडर होता है उसको कहा जाता है ग्रिगोरियन कैलेंडर। और ये जो कैलेंडर है इसको मेनली हमारे सरकार के द्वारा यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर आप देखिए ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है उसका टाइम कब होता है? जनवरी से लेकर दिसंबर तक। लेकिन जब आप भारत सरकार का पूरा इकोनॉमी देखिएगा, भारत सरकार का पूरा सत्र देखिएगा, आप अपने स्कूल का भी सत्र देखते हैं, तो हमारे स्कूल का सत्र कब से शुरू होता है? अप्रैल से शुरू होता है और हमारा मार्च में खत्म होता है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा जो भारत सरकार है वो ग्रिगोरियन कैलेंडर को यूज नहीं करती है, बल्कि वो शक संवत पर आधारित जो कैलेंडर है, पंचांग है, उसको इस्तेमाल करती है, यानी शक कैलेंडर का इस्तेमाल करती है। और ये जो शक कैलेंडर है ये आपको ग्रिगोरियन के साथ मिक्स करके यूज किया जाता है, यानी बेस बनाया जाता है इस कैलेंडर को, शक कैलेंडर को, लेकिन जो डेट वगैरह है ना वो ग्रिगोरियन के हिसाब से रखे जाते हैं। अब देखिए यहां पर ये जो कैलेंडर है, यहां पर शक संवत का यानी शक कैलेंडर जो होता है इसमें पहला महीना चैत्र होता है और इसमें सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। अभी देखिए यहां पर आप कहिएगा कि यह शक कैलेंडर क्यों इस्तेमाल किया गया? जब देश आजाद हुआ था तो देश में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी थी, अलग अलग इलाके जो थे वो अपना अलग अलग कैलेंडर यूज किया करते थे, वहां पर कोई भी जनवरी फरवरी वगैरह यूज नहीं करता था। यानी जो इस तरीके से गांव में आप जाइएगा तो अभी भी आपको चैत बैसाख जेठ आषाढ़ वगैरह सुनने को मिलता है। तो उस चीज को देखते हुए सरकार ने एक कमेटी बनाई कि भाई देखो कि कैसे पूरे देश के लिए एक कैलेंडर यूज किया जाए जो कि सभी लोगों को स्वीकार हो। तो यहां पर अब तुरंत जाकर के ग्रिगोरियन यूज किया जाता तो शायद लोग स्वीकार नहीं करते। तो क्या किया गया ये कि जो शक कैलेंडर है उसको इस्तेमाल के लिए बनाया गया कि जिसको कि एक तरीके से पूरे देश के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। शक कैलेंडर को इस्तेमाल करने का एक और रीजन ये था कि अगर आप दूसरे कैलेंडर भारत के अलग अलग इलाकों को देखिएगा तो उसमें जो साल का दिन होता है वो या तो कम होता है, ज्यादा होता है, तो परेशानी होती है। लेकिन जब हम शक कैलेंडर की बात करते हैं तो इसमें 365 दिन होते हैं। और जिस वर्ष आपके ग्रिगोरियन कैलेंडर में यानी नॉर्मल कैलेंडर में लीप ईयर होता है, यानी कि जो लीप वर्ष होता है उस वर्ष आपके शक कैलेंडर में भी लीप वर्ष होता है। तो इस कारण से शक कैलेंडर को यूज किया गया, जो कि एक तरीके से कैलेंडर भारतीय कैलेंडर भी है लेकिन पूरी तरीके से साइंटिफिक है और पूरी तरीके से ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ मैच करती है। अब इसकी बात आती है ग्रिगोरियन कैलेंडर को शुरू किसने किया था? तो यह शुरू किया गया था कनिष्क के द्वारा। और कब शुरू किया गया था? 78 ईस्वी में। अब देखिए 78 ईस्वी में शुरू किया गया था, तो इसका मतलब यह हुआ कि जब हमारा ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 0 साल होगा तो यहां पर कितना होगा? 0 - 78 होगा। उसी तरीके से अभी कितना हो रहा है? 2021, तो शक कैलेंडर में कितना होना चाहिए? 2021 - 78, इतने साल होने चाहिए। यानी कि जितना साल है उससे 78 कम किसमें होगा? शक कैलेंडर में होगा। और शक संवत इसको कहते हैं, यानी कि जो साल हम गिनते हैं उसको शक संवत कहा जाता है, और जो कैलेंडर हम यूज करते हैं महीने वाला, डेट वाला, वो हमारा होता है शक कैलेंडर। और ये जो पंचांग है इसको स्वीकार किया गया था 22 मार्च 1957 को, सरकारी उद्देश्यों के लिए अपनाया गया था। और जो राष्ट्रीय पंचांग और ग्रिगोरियन कैलेंडर है उसमें अस्थायी सादृश्यता है, यानी कि मैंने जैसे कहा कि 365 दिन का वो भी होता है, 365 दिन का ये भी होता है, इसलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और यहां पर एक और चीज है कि जो हमारा शक कैलेंडर होता है इसका चैत्र का पहला महीना यानी साल का जो पहला दिन होता है वो 22 मार्च को होता है। और जो अधिवर्ष में यानी कि जब हमारा क्या होगा? लीप ईयर होगा, तो उस समय क्या होगा? 21 मार्च को होगा। तो इस तरीके से ये साइंटिफिक भी है और अच्छा भी है, इसलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है हमारा राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु आप यहां पर तस्वीर में देख सकते हैं। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ यानी कि पैंथेरा टिग्रिस। अब यहां पर अगर बाघ की बात करें तो हमारे देश में जो रॉयल बंगाल टाइगर कहा जाता है उसको एक तरीके से हमारे देश का राष्ट्रीय पशु कहा गया है। और जो टाइगर है इसको राष्ट्रीय पशु क्यों बनाया गया है? तो इसको राष्ट्रीय पशु बनाया गया क्योंकि
ये शालीन होता है, दृढ़ता होता है, इसमें फुर्ती होती है और बहुत ज्यादा शक्ति होती है, और इस वजह से इसको राष्ट्रीय पशु कहलाने का एक तरीके से गौरव प्राप्त है। अब देखिए यहां पर ये जो पशु है, जो हमारा बाघ है, बाघ के राष्ट्रीय पशु होने से पहले हमारे देश का राष्ट्रीय पशु था शेर, लेकिन बाद में कुछ कारण से इसको बदल दिया गया और बाघ को हमारे देश का राष्ट्रीय पशु डिक्लेयर कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। अब देखिए 1973 के आसपास जब देखा गया कि देश में बाघों की संख्या बहुत ज्यादा घट रही है, तो इसको रोकने के लिए 1973 में बाघ परियोजना लाया गया, टाइगर प्रोजेक्ट लाए गए, ताकि बाघों की घटती संख्या को बचाया जा सके या फिर रोका जा सके। और इसके अंतर्गत देश में कई सारे बाघ अभयारण्य बनाए गए। और अगर अब बात करें तो देश में सबसे ज्यादा बाघ कहां पर मौजूद है, तो देश में सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में मौजूद है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो हमारे आता है नेक्स्ट, वो है हमारे देश का राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु की तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और ये जो हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है, इसका नाम है मोर। हिंदी में हम इसको मोर कहते हैं और मयूर भी कहा जाता है, और इसको अंग्रेजी में पावो क्रिस्टेटस कहा जाता है, और इसका एक तरीके से साइंटिफिक नाम है। तो ये जो साइंटिफिक नाम है ना, ये बहुत ही ध्यान में रखिएगा। यहां पर साइंटिफिक नाम था, इसमें मैंने ध्यान नहीं दिया। यहां पर बाघ का होगा पैंथेरा टिग्रिस, लेकिन हमारा जो भारत में जो रॉयल बंगाल टाइगर होता है, जो कि हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है, उसका होता है पैंथेरा टिग्रिस। तो एक तरीके से पैंथेरा टिग्रिस इसका नाम होता है, उसका एक सब स्पीसीज होता है, यानी कि एक प्रजाति का भी छोटा प्रजाति। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे आता है भारतीय मयूर। इसके बारे में बता दिया, पावो क्रिस्टेटस है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है ये। और ये एक तरीके से कैसा दिखता है, आपने तो आज तक देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा तो आप तस्वीर देख सकते हैं, आप बहुत जगहों पर देख सकते हैं ये तस्वीर कैसा मोर दिखता है। अब इसमें रंग वगैरह बताने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसके बाद देखें तो मयूर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित करने का एक कारण यह भी है कि मयूर भारत के बहुत सारे इलाकों में पाया जाता है, बल्कि आप भारत के किसी भी कोने में चल जाइए तो वहां पर मयूर हो सकता है। अब संख्या बहुत कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ खास इलाके में इनको पाया जाता है, बल्कि पूरे भारत में सभी इलाकों में इसको पाया जाता है। यानी कि आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए, साउथ में जाइए, नॉर्थ इंडिया में जाइए, वेस्ट इंडिया में जाइए, कहीं भी जाइए। और यहां पर 1972 का जो भारतीय वन और वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम है, उसके अंतर्गत इस पक्षी को एक तरीके से सुरक्षित किया गया है कि आप इसको मार नहीं सकते हैं। अगर आप इसको कुछ भी पोचिंग वगैरह कुछ भी करने की कोशिश करते हैं तो आपको सजा हो सकती है। अब इसके बाद आता है भारत का राष्ट्रीय पुष्प। राष्ट्रीय पुष्प यहां पर तस्वीर देख सकते हैं। सिंपल कहें तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, वो है कमल, यानी कि जिसको कि लोटस कहा जाता है। तो इसका जो साइंटिफिक नाम होता है नेलुम्बो न्यूसिफेरा गार्टन, ये एक तरीके से इसका नाम है, साइंटिफिक नाम। और ये भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। और ये जो पुष्प है, इसको भारत का राष्ट्रीय पुष्प इसलिए घोषित किया गया क्योंकि अगर आप किसी भी धर्म को देखिए, यानी भारतीय समाज को देखिए, तो उसमें जो कमल है उसको बहुत ही एक तरीके से सम्मान पूर्वक दर्जा प्राप्त है। कोई भी पूजा होता है या फिर कहीं भी आपको शुभ जो कोई भी फंक्शन होता है, उसमें कमल जो है वो बहुत मायने रखता है। और अगर आप भारत के किसी भी इलाके में चले जाइए, वहां पर जो कमल है उसको एक तरीके से शुभता, यानी कि अच्छा जो फीलिंग होता है, उस तरीके से दिखाया जाता है कि यह प्रतीक होता है, अच्छाई का प्रतीक होता है, शुभ होने का प्रतीक होता है। और बहुत ही सम्मान से पूजा वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इस वजह से इसको अगर आप देखें तो हजारों सालों से भारत में इस्तेमाल किया जा रहा है और इसको बहुत ही सम्मान की नजर से देखा जाता है। और यह जो पुष्प है, यह हरियाणा और कर्नाटक का भी राजकीय पुष्प है। कौन? कमल। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है हमारा राष्ट्रीय वृक्ष, जो कि है हमारा बरगद। अब बरगद का जो साइंटिफिक नाम है वो है फाइकस बेंगालेंसिस, इसका साइंटिफिक नाम है। बरगद तो आपने देखा ही होगा, और बरगद देख सकते हैं कि कैसा इसकी आकृति होती है। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो यहां पर भारत के राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में कौन है? बरगद है। अब इसके बाद इसकी जो शाखाएं होती हैं ये बहुत बड़े क्षेत्रों में फैल जाती हैं, और ये एक तरीके से इसके जो डालियां निकलती हैं वो भी नए जड़ों को जन्म देता है। तो एक तरीके से ऐसा कहा जाता है कि ये जो पेड़ है ये अमर होता है, ये कभी मरता नहीं है, और इसकी उम्र बहुत ज्यादा होती है। और यहां पर इसी कारण से इसको हमारे देश का राष्ट्रीय पेड़ होने का दर्जा प्राप्त है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा भारत का राष्ट्रीय फल, यानी कि नेशनल फ्रूट कौन सा है? देख सकते हैं काफी मीठा होता है। कौन सा है? आम है। आम हमारे देश का राष्ट्रीय फल है। इसका नाम है मैग्नीफेरा इंडिका, इसका साइंटिफिक नाम है। तो जितने भी साइंटिफिक नाम मैं बता रहा हूं उन सभी को ध्यान रखिएगा। साइंटिफिक नाम आपका पूछा जाता है और साइंटिफिक नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और यहां पर देखिए जो आम है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो होते हैं उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण फल है, और इसकी खेती हमारे देश में बहुत ही व्यापक पैमाने पर होती है। तो अगर आप
उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है नहीं पता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस पर वीडियो अवेलेबल है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे क्षेत्र होते हैं उसको भी बता दिया जाएगा। अब यहां पर देखिए, जो आम है भारत में बहुत ही पुराने समय से प्रचलित है। जब यहां पर भारत में अलेक्जेंडर आया था उसने भी भारत में आम का स्वाद चखा था। इसके साथ ही जो चीनी यात्री हेनसांग आया था उसने भी आम का स्वाद चखा था, और उन्होंने भी अपने जो वर्णन है या फिर किताबें हैं वहां पर उसका जिक्र किया है। अब यहां पर मुगल बादशाह ने दरभंगा में एक बगान लगवाया था, 10,000 पेड़ का बगान लगवाया था, जिसको कि लखी बाग के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे सामने आ जाता है राष्ट्रीय नदी। राष्ट्रीय नदी कौन सा है? गंगा नदी है, जो कि आप जानते हैं कि गंगा नदी हमारे देश की सबसे बड़ी नदी है। और यहां पर देख सकते हैं भारत है हमारा, भारत में गंगा कहां से निकलती है? इस जगह से निकलकर ऐसे बहकर, यानी यूपी वगैरह बहुत सारे राज्यों से बहकर जाती है और जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब देखिए यहां पर गंगा नदी जो है भारत की सबसे बड़ी नदी है, जो कि पहाड़ों, घाटी और मैदान पर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितनी लंबाई है इसकी? 2525 किलोमीटर। और इसका उद्भव कहां होता है? हिमालय में गंगोत्री हिमनदी से होते हैं, यानी गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। और इसके साथ ही जहां पर उसको भागीरथी नाम से जाना जाता है, और आगे चलकर इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा नाम हो जाता है। और जो गंगा है यह हमारे विश्व में जो समतल मैदान है वो सबसे बड़ा है विश्व में। इसका समतल मैदान, यानी कि गंगा का मैदान या फिर गंगा का हम कह सकते हैं बेसिन, क्या है? विश्व में सबसे बड़ा है। और ये कितना है? लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर। 1 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका, इस शब्द का, इस पूरे लाइन का अगर आप मतलब नहीं समझे तो इसका मतलब ये है कि यहां पर ये जो गंगा है इसका जो नदी तंत्र है वो 1 लाख वर्ग किलोमीटर के इलाके को सींचने और उस इलाके में जल प्रोवाइड करने, एक तरीके से देने का काम करती है, जिससे कि पूरा वहां का जीवन यापन चलने पाता है। अगला है हमारा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन, यानी गैगेंटिक डॉल्फिन इसको कहा जाता है। यहां पर इसका तस्वीर आप देख सकते हैं। और ये जो डॉल्फिन है इसको मीठे पानी का डॉल्फिन भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो डॉल्फिन है ये सिर्फ और सिर्फ साफ सुथरे स्वच्छ पानी में जिंदा रह सकती है। अगर ये समुद्र में चली जाए या फिर गंदे पानी में चली जाए तो ये इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसको इसलिए मीठे पानी का डॉल्फिन कहा जाता है। और इसका नाम है प्लेटानिस्टा गैगेंटिका, इसका साइंटिफिक नाम है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद है ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। और यहां पर ये जो गंगा डॉल्फिन है ये एक तरीके से विलुप्त प्राय जीव है, यानी कि ये खत्म होने के कगार पर है। तो इस वजह से इसको राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। और ये सामान्यतः गंगा नदी में, मेघना नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में पाई जाती है, यानी जो साफ पानी वाले इलाके हैं वहां पर ये पाई जाती है। और यहां पर ये जो जीव है यह काफी संकटग्रस्त है। तो इस वजह से इसको 1972 में जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 है उसमें शामिल किया गया है। इसके साथ ही 5 अक्टूबर को हर वर्ष हम क्या करते हैं? डॉल्फिन दिवस भी मनाते हैं इसी डॉल्फिन के सम्मान में। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो यहां पर हमारे देश का जो राष्ट्रीय विरासत पशु है वो कौन है? हमारे देश का राष्ट्रीय विरासत पशु, यहां पर तस्वीर देख सकते हैं, तो यह है हमारा एशियाई हाथी। इसको राष्ट्रीय विरासत पशु अक्टूबर 2010 में घोषित किया गया था और इसको एक तरीके से राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। और इसके साथ ही केरल, कर्नाटक और झारखंड का भी राष्ट्रीय जो राजकीय पशु है वो कौन है? हाथी है। तो यहां पर अगर हम आगे बढ़ें तो आगे हम बढ़ते हैं तो राष्ट्रीय मुद्रा देख सकते हैं कौन सा है? भारतीय रुपया। रुपया का साइन आप यहां पर देख सकते हैं, रुपया का ये साइन है। अब ये जो भारतीय रुपया है, जो हमारा ये रुपया है, इसको 15 जुलाई 2010 को जो सरकार है उसने एक नया प्रतीक दिया, जो कि प्रतीक आप यहां पर देख सकते हैं। और ये जो प्रतीक है हिंदी में जो देवनागरी लिपि में जो र लिखा जाता है और अंग्रेजी में जो आर लिखा जाता है, इन दोनों को मिलाकर बनाया गया है। और ये जो प्रतीक आप देख सकते हैं ये किसके द्वारा बनाया गया है? डी उदय कुमार द्वारा डिजाइन किया गया है। यहां पर तस्वीर देख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अब ये न्यूज काफी पुराना हो चुका है, लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है। हमारे देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। और हॉकी जो है वह हमारे देश का राष्ट्रीय खेल क्यों है? क्योंकि देखिए जब देश आजाद हुआ था या फिर जब इसको राष्ट्रीय खेल बनाया गया था उस समय में हॉकी हमारे देश का बहुत लोकप्रिय खेल हुआ करता था। और हमारे देश का पूरी वर्ल्ड के हॉकी पर दबदबा हुआ करता था कि मतलब कोई भी मैच में उतरता था हमारा देश या फिर कोई भी कंपटीशन में उतरता था तो वहां पर क्या होता था? हमारा देश बिल्कुल ही जीत जाता था, कोई कंपटीशन नहीं था। और यहां पर बात करें तो 1928 से लेकर 1956 के बीच में जो हॉकी था उसमें भारत ने ओलंपिक में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते थे। 6, यानी कि हर 4 साल पर होता है तो 6 वहां पर स्वर्ण पदक जीते थे लगातार। और यहां तक अभी तक
जो हॉकी है उसमें विश्व का सबसे सफल टीम कोई है तो वो है भारत, और इसने कुल मिलाकर करीब शायद 8 बार, मैं श्योर नहीं हूं, शायद 8 बार जीता है, इतना किसी भी देश ने नहीं जीता है। अब यहां पर देखिए राष्ट्रीय दिवस हमारे देश के कौन कौन से हैं। राष्ट्रीय दिवस हमारे देश के स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है, गांधी जयंती है, यानी कि राष्ट्रीय छुट्टी, सरकारी एक तरीके से जो हम फेस्टिवल कहते हैं, जैसे हिंदू धर्म का कोई फेस्टिवल होता है, हमारे मुस्लिम धर्म का कोई फेस्टिवल होता है, उसी तरीके से हमारे देश का फेस्टिवल कौन सा है, तो ये 3 मेन फेस्टिवल हैं। 26 जनवरी हमारे देश का गणतंत्र दिवस होता है, और इस दिन क्या हुआ था, 1950 में भारत के संविधान को अपनाया गया था। कब? 26 जनवरी 1950 को। इसके साथ ही यहां पर 15 अगस्त को हम क्या मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस। क्यों? क्योंकि यहां पर ब्रिटिश साम्राज्य से हमें आजादी मिली थी। कब? 1947 में। इसके साथ ही 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनाते हैं, और ये हमारे राष्ट्रपिता जो मोहनदास करमचंद गांधी थे उनकी जयंती है। यहां पर तीनों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो ये सभी जो चीजें हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं है, ये हमारा एक तरीके से लास्ट है। हाँ, यहां पर हमारा लास्ट हो गया और ये वीडियो यहां पर हमारा खत्म होता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिए और शेयर कर दिए ताकि और भी लोग पढ़ सके। तब तक के लिए गुड बाय।